काफी कम लोग आए हैं अभी। कहीं जुड़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही? राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। दिक्कत होती है तो मुझे वो मैसेज करते हैं, कुछ फ़ोन करते हैं, हाँ, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने एक दो दो विषयों पे बात की थी। एक तो ये था कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एक व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ फिलोसॉफिकल एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तो हम जब जो ये बात कर रहे थे, तो वो जो मूव है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग का, वो है थेरेप्यूटिक मॉडल ऑफ सिम्टम्स रिलीफ टू डायलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन। ये मैंने कहा थेरेप्यूटिक मॉडल ऑफ सिम्टम रिलीफ, ये तो साइकोथेरेपी वगैरह करते हैं। और उससे जो मूव है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग का, वो है डायलॉजिकल प्रैक्टिस, यानी डायलॉग के द्वारा, बात के द्वारा, ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, जो हमारी दैनंदिन हमारी एग्जिस्टेंस जो समस्या है उन पर मनन करना। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम साइकोथेरेपी टू फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, फ्रॉम थेरेपी टू फिलोसफी, क्योंकि ट्रेडिशनल जो काउंसलिंग है, जिसको हम साइकोथेरेपी कह सकते हैं, वो दे फोकस ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस और मैनेजिंग सिम्टम्स, राइट? फिलोसॉफिकल काउंसलिंग treats suffering as a doorway into deeper inquiry, कि ज़्यादा अन्वेषण के लिए, अपने आप समझने के लिए एक रास्ते के रूप में, एक मार्ग के रूप में। यानी फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में जो एम्फेसिस फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि व्हाट डज दिस एक्सपीरियंस रिवील अबाउट मीनिंग, वैल्यूज, what it turns on existential issues. So it is a purely existential हमने बात की, डायरेक्शन। और कुछ उसके जो टूल्स की बात हुई थी कि डायलॉजिकल टूल्स होते हैं, जिसमें सुक्रातिक मेथड, जिसकी हम बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेज हैं। ये जो मैंने पाथ की बात कही थी, तो पहली बात तो क्या है कि हम एक जो अप्रोच है ना, फिलोसॉफिकल काउंसलिंग वर्सेस साइकोथेरेपी, ऐसे ना सोच के फिलोसॉफिकल, हमको ऐसा सोचना चाहिए फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एज ए कम्प्लीमेंट्री टू साइकोथेरेपी, इट इज नॉट कंपीटिंग विद इट, राइट? और दूसरा क्या है कि ये जो इस रूप में अगर हम देखें, ये मैंने कल चर्चा की थी, फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में हम जो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है, उनको हम एग्जिस्ट एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, उनको मेडिकल सिम्टम्स के रूप में देखते हैं। तो ये जो है कि ये फ्रॉम सिम्टम रिलीफ टू जो बात है, एक डायलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, तो ये बात हमने पिछली बार की थी। और एक अलग से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी डाला था, वो आप हमारा जो यूट्यूब है उस पर आप देख सकेंगे। वो जो मैं बात कह रहा हूँ कि थेरेप्यूटिक मॉडल जो है, वो सिम्टम रिलीफ की बात है, और उसका फोकस वो डिस्ट्रेस रिड्यूस करना, तनाव दूर करना, मैनेजिंग एंग्जाइटी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और वो जो टूल यूज करते हैं वो सब साइकोथेरेपी, सीबीटी, साइकोएनालिसिस वगैरह, और उनका जो एम है कंफर्ट, कोपिंग, एडजस्टमेंट, राइट? जब मैंने बताया था कि डायलॉजिकल जो प्रैक्टिस है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, जिसको आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन,
उसका फोकस है मीनिंग, मॉर्टिलिटी, फ्रीडम, आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड सो ऑन। और हमारा जो टूल है वो है फिलोसॉफिकल डायलॉग, ए नैरेटिव रिफ्रेमिंग। आपने जो टेक्स्ट दिया काउंसलिंग ने, उसको समझना, उसको रिफ्रेम करना, एक सॉक्रेटिक इंक्वायरी। और एम है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन, विजडम, ऑथेंटिसिटी, ये चीजें लाने का। तो ये चर्चा मैंने पिछली बार की थी और उसका वो आपको डाला था। अब मैं फिर मैं बात कर रहा था क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। और फिर मैंने, देखिए एक बात है कि क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में, तो 2-3 बातें मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर देन आई विल स्टार्ट। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने कहा कि 2 मेन ट्रेंड्स हैं फिलोसॉफिकल प्रैक्टिस की, मैं बार बार कहता रहा हूँ। एक है कंटेम्पलेटिव मेथड्स, जहाँ रिफ्लेक्शन मनन होता है, इनर क्लैरिटी की पर जोर दिया जाता है, और माइंडफुल जजमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो डायलॉजिकल मेथड यूज नहीं कर रहे, पर डायलॉजिकल मेथड्स में क्वेश्चनिंग है, डायलॉग है, शार्पनिंग, रीजनिंग थ्रू एक्सचेंज। तो दीज आर द 2 अप्रोचेज, है ना। कंटेम्पलेटिव अप्रोच emphasizes reflection, while dialogical approach sharpens reasoning through dialogue। वहां पर डायलॉग के थ्रू हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल जो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है एबल टू जज और डिसर्न, निर्णय करने की क्षमता। इसका मतलब फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। सो इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। It is a projective process of understanding, interpreting, and making informed judgments. So critical, हम जनरली क्रिटिकल को समझते हैं ना कि हम फॉल्ट फाइंडिंग की बात। यहाँ जो क्रिटिकल का मतलब है, इट्स नॉट ए फॉल्ट फाइंडिंग, इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, it is a making informed judgments. So you can say it is a practical tool across disciplines। ये सभी डिसिप्लिन्स में आपको मिलेगा। मैंने जैसे कहा था कि आप बिजनेस में जाएंगे मिलेगा, पर्सनल लाइफ में मिलेगा, एकेडमिक्स में मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ये फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में, पर ये स्किल जो है इट इज एक्सटेंडेड टू इनटू एवरीडे लाइफ। और उसके 6 स्टेप्स हैं जिसकी मैंने कल बात की। क्लैरिफाई योर पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्टेप्स हैं, क्लैरिफाई योर पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट द फर्स्ट। सेकंड इज क्वेश्चन योर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपका उद्देश्य क्या है, आपका संदर्भ क्या है, उसको स्पष्ट करना। और जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्रोत है, उसको प्रश्न करना। आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट्स, ये आदमी आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। एनालाइज द सोर्सेज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट का स्रोत क्या है। एंड देन इवेल्युएट अदर्स आर्ग्यूमेंट, उनका मूल्यांकन करना। और क्रिएट ए सिंथेसिस ऑफ योर ओन आर्ग्यूमेंट, और अपने आर्ग्यूमेंट के साथ उनको सिंथेसाइज करना। सो दीज आर दी 6 स्टेप्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में ये जब आप डेवलप करना चाहते हैं, ये 6 चीजें होनी चाहिए। क्लैरिफाई योर पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट, जब आपके पास काउंसली है तो जब वो बात कहता है तो उसको समझें, उसका पर्पस किस कॉन्टेक्स्ट में है। क्वेश्चन योर sources of information, identify the arguments, analyze sources and arguments, and evaluate others' argument, and finally create a synthesis
of your own argument, right? So these are the 6 steps. ये जो कोर स्किल की जो मैंने कल बात की थी पिछले टाइम, कि क्रिटिकल थिंकिंग में 4 बातें अभी जो होती हैं। एक तो होता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब आस्क व्हाट अजम्पशंस अंडरलाई दिस क्लेम। आपने ये दावा किया है तो उसके पीछे क्या आपकी मान्यता है। तो पहली क्वेश्चनिंग तो ये होता है। दूसरा है एनालिटिकल। सो ब्रेक डाउन प्रपोजल्स इनटू रिस्क, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ऐसे होता है ना कि उसको हिस्सों में करके, छोटे छोटे हिस्सों में करके देखें। देन कम्स इवेल्युएशन, जज क्रेडिबिलिटी एंड डिटेक्ट वाइसेस। उसके विचार में वाइसेस कितनी है, जो झुकाव कहना चाहिए, जिसको इवेल्युएशन की बात है। और लास्ट में सिंथेसिस, कंबाइन इनसाइट्स इनटू न्यू पर्सपेक्टिव। ये 4 जो है कोर स्किल्स हैं जो प्रैक्टिस है उस थिंकिंग की। देखिए, एक बात समझिए कि नो वन इज ए बॉर्न क्रिटिकल थिंकर, इट इज ए लर्न, एंड बाय लर्निंग इट इज रिफाइंड, यू कैन से। और कई बार होता है ना कि एक माइंडसेट, क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट, वो का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चनिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग। अगर आप ये करते हैं तो हम कहेंगे बड़ा क्रिटिकल माइंडसेट है इनका, राइट। तो ये जो बातें हैं जिसकी मैंने चर्चा की थी, तो एक और अब मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं जो मैंने एलबीटी की बात आपसे की थी। कि एलबीटी एक जो लॉजिक बेस्ड थेरेपी, ये क्या है, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये हम कैसे इसको यूज करेंगे। हम देखिए बाकी थेरेपीज को तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम वो पार्ट बी में कराते हैं। एलबीटी या मिनिमम, सो दैट यू कैन, अगर कोई सिचुएशन तो यू कैन यूज इट। ये एक एलबीटी जो है एक ऐसा टेक्निक है जो इट इज बेस्ड ऑन, और अदर ब्रांच कह सकते हैं, और अदर मॉडिफिकेशन फॉर स्पेसिफिकली फॉर फिलोसफिकल काउंसलिंग। वो है आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, और 1980s के करीब ये बात है। सो एलबीटी क्या कर रहा है, इट इज ब्लेंडिंग फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, इन दोनों को जोड़ने की बात। आरईबीटी इज प्योरली साइकोलॉजिकल, लेकिन ये इसमें उसको फिलोसॉफिकल ढंग से देखने की बात है। यानी इन्होंने जो बात की है, एक्चुअली जो कोहन ने बात की है, डॉक्टर ईडी कोहन, COHEN कोहन, वो उन्होंने एलबीटी ये टेक्निक डेवलप की, और उनका इंस्टीट्यूट भी है जिसमें ये चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो और उनका जो बेसिक पर्पस ये था कि हम एक ऐसा टूल बनाएं उसमें साइकोलॉजी भी हो, लेकिन नॉट कंप्लीटली जैसे आरईबीटी है, पर उसमें फिलोसॉफिकल बैंक हो। माने वो जो कोर आइडिया है जिसके बारे में वो कहते हैं, वो है कि इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफन स्टेम फ्रॉम अ फॉल्ट ऑफ रीजनिंग और इरेशनल प्रेमिसेस। ये एक बेसिक उसकी बात है। उनका कहना ये है कि जो हमारे संवेगात्मक और व्यवहार से संबंधित समस्याएं, वो अक्सर हमारे फॉल्टी रीजनिंग, हमारे विचार करने के गलत तरीके से, या कहिए कि इरेशनल प्रेमिसेस, जो हमारी अतार्किक प्रतिज्ञप्तियां हैं, उनकी वजह से होता है। So this is the core basis of that. This is the core idea. The method they use, counselors help clients. अब देखिए, अगर ये एम है तो काउंसलर का काम क्या होगा? तो काउंसलर का काम है कि हेल्प क्लाइंट्स
आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर्स, उनके विचार प्रक्रिया में जो तार्किकता की कमी है, त्रुटियां हैं, उनको पहचानना और रिफ्यूट इरेशनल प्रेमिसेस, जो प्रतिगप्तियां इरेशनल हैं, अतार्किक हैं, उनका खंडन करना। और इतना ही नहीं, इसके बाद तीसरा स्टेप, रिप्लेस देम विद रैशनल फिलोसॉफिकल ग्राउंडेड एंटीडोट्स। ये क्या मतलब होता है कि आप कुछ उनके जगह स्थान पर, एंटीडोट कहते हैं जब आप कोई ऐसी दवाई ले लें जिससे नुकसान होता है तो उसको काउंटर करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाए, कहने का मतलब ये। तो ये एक बात है। तो दो बातें हुई कि उनका कोर आइडिया क्या है और वो उनका मेथड क्या है। मेथड है कि क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना लॉजिकल एरर्स को, उनके रिफ्यूट करना उनके इरेशनल प्रेमिसेस को, और उनके स्थान पर एक रैशनल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट देना जिसको एंटीडोट के रूप में। तो ये जो टूल्स हैं जिनको वो की फीचर्स मैं बात कर रहा हूँ ये है। तो पहली बात तो क्या हुआ, यूज फिलोसॉफिकल एनालिसिस। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात की थी। जब आप फिलोसॉफिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो फैलेसीज क्या है, एजम्पशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, उनका एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस की बात है। And the purpose of philosophical analysis to uncover and correct reasoning errors, कि जो हमारी तर्कना में जो त्रुटियां हैं उनको खोलना, बताना और उनको करेक्ट करना। तो क्रिटिकल थिंकिंग का ये टूल है। ये फिलोसॉफिकल एनालिसिस, जब हम कह रहे हैं तो फैलेसीज को, एजम्पशंस को एनालाइज करना और उसको, उसके अंदर जो अनकरेक्ट रीजनिंग प्रोसेस है उनको अनकवर करना, खोलना। देन दूसरा इनका है ट्रांसेंडेंट वर्च्यूज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने कहा कि एंटीडोट लाने की बात की, कुछ वर्च्यूज, सद्गुण उसके जगह लिखने की बात है, जैसे रेस्पेक्ट है, करेज है, टेम्परेंस है, एम्पैथी है, और बहुत सारे एक जो हमारे हेल्थियर लिविंग के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको रिप्लेस करने की बात है। ये जो पूरी के पूरा जो टेक्निकलिटी थी वो एक सोक्रेटिस के विचार पर आधारित, अरिस्टो पर, कांट, नीत्शे और सार्थ वगैरह इनके विचारों पर आधारित। तो दूसरा क्या, इन्होंने एक तो फिलोसॉफिकल थॉट वहां से लिए हैं और बाद में इन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को इन्होंने इसमें कंबाइन किया है। मतलब कहना चाहिए कि ये मिला करके, और विद द साइकोलॉजिकल टेक्निक्स विद फिलोसॉफिकल मेथड्स, ऐसे करके ये बनाया। तो ये इसका मतलब क्या है कि मैंने ये कहा कि आरईबीटी से ये बियॉन्ड है और ये हेवीली रिलाइज ऑन स्टोइक फिलोसफी, और स्पेशली इस जो एपिक्टेटस जो है उनकी, आपको शायद स्टोइक फिलोसफी एपिक्टेटस के बारे में शायद पता हो, तो मैं बता देता हूँ कि उनकी कोर टीचिंग क्या है। उनकी 3-4 टीचिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और वो समझना चाहिए। एक तो वो ये कहते हैं कि कंट्रोल वर्सेस नॉट इन कंट्रोल, मतलब सम थिंग्स आर अप टू अस एंड सम आर नॉट। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कर सकते हैं और कुछ को हम नहीं कर सकते। सो व्हाट ही सेज, वी शुड फोकस ओनली ऑन व्हाट लाइज विद इन आवर पावर। मतलब हमारे विचार में, हमारी चॉइसेस में, हमारे जो एक्शंस है ना, वो हमेशा उन्हीं चीजों को फोकस करें, उन्हीं बातों को जो हमारे अंदर, हमारे पावर में, और उससे उसके परे जो चीजें हैं वो सब, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ घटना हुई, फेट, अदर
जो भी है, पर वो कहते हैं कि हमारी हमारी जो पावर में जो चीजें हैं वही पर हमें फोकस करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट उनका बात है। इसको कहते हैं कंट्रोल वर्सेस नॉट इन कंट्रोल। तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन ही सेज द फ्रीडम थ्रू रीजन। एक उनका दूसरा कि ट्रू फ्रीडम इज नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल। और इसका मतलब होता है कि द एबिलिटी टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड बाय सर्कमस्टांसेस, कि आप कोई ऐसी परिस्थिति हो उसमें जो अनडिस्टर्ब रहे, उसकी जो क्षमता है, यही है ट्रू फ्रीडम। और वो आती है रीजन के द्वारा। एंड लॉजिक एंड रैशनल रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस डिसमेंटल हार्मफुल बिलीव्स। कि तर्क और हमारा मननात्मक चिंतन जो है वो जो हार्मफुल बिलीव्स हैं उनको खत्म करता है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि फ्रीडम थ्रू रीजन। पहली बात कहते हैं कंट्रोल, उन्हीं चीजों पर आप लगाएं, विचार व्यवहार पर जो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द फ्रीडम थ्रू रीजन की बात कर रहे हैं वो। एंड डिसिप्लिन योर डिजायर्स एंड एवर्जन। ये बात बुद्धिज्म में भी कहा गया है कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको अनुशासित करें। राइट, जो चीजें जो हैं हमारे छोड़ें ऐसे। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू डिजायर ओनली व्हाट इज विद इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल, देखिए कष्ट का होता है कि मैं ऐसी चीजों की डिजायर करूं तो आप कष्ट में होंगे ही होंगे। तो ट्रेन योर सेल्फ टू डिजायर ओनली व्हाट इज विद इन योर कंट्रोल एंड अवॉइड attaching your peace of mind to things that can be taken away। और जो चीजें आपसे ली जा सकती हैं, छीनी जा सकती हैं, उनसे अपने माइंड को अटैच ना करें, अवॉइड। जैसे कई बार होता है कि भाई ये धन संपत्ति ये सब छूट छाट जाएगा, तो डोंट अटैच योर सेल्फ। तो इसीलिए वो तीसरी बात कहते हैं डिसिप्लिन। ये हमारे कल्चर में भी ये बातें हैं और बहुत सारे, मैंने कहा जैसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं इसको। और दूसरी एक और बहुत बड़ी बात जो कहते हैं वो कि लाइफ इज लाइक प्ले। ये उनका एथिक की बात है। वी डोंट चूज आवर रोल्स बट वी चूज हाउ वेल वी परफॉर्म इट। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम उसको कैसे अच्छी तरह से करें। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है दैव और पुरुषार्थ। दैव हमारे भाग्य में लिखा है, भाई जो है पर हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, हम कर सकते हैं। तो हम किसी गिवन सिचुएशन में हम हैं, लेकिन हम वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उनको पूछते रहें सिचुएशंस को, बल्कि हमें वी हैव टू चूज हाउ वेल वी परफॉर्म इट। इस सिचुएशन में भी रह करके हम कितना अच्छा कर सकते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट दी ड्यूटी एंड वर्च्यूज मैटर मोर देन आउटकम्स। दो चीजें महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने कहा कि ये कुछ बेसिक जो कोर टीचिंग्स है इपिक्टेटस की, और वो इसलिए क्या कि आरईबीटी और इन लोगों ने इन टीचिंग्स को लिया, दे आर बेस्ड ऑन दैट। इंटरेस्टिंगली सीबीटी जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आरईबीटी, दे आर बेस्ड ऑन दिस। आप देखें कि एल्बर्ट एलिस ने जो इमोटिव बिहेवियर थेरेपी दिया था, वो ओपनली इपिक्टेटस को अपना क्रेडिट देता है। यानी वो तो साइकोलॉजिकली टूल यूज होता है, सीबीटी भी देता है। देखो इपिक्टेटस कहता है men are disturbed not by things but by the views which they have or take of them। हम घटना घटी उससे नहीं, हम घटनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं उससे डिस्टर्ब होते हैं। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिसको हम सीबीटी में जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है, यही उसका फाउंडेशन है। तो वो और वही चैलेंजिंग द इरेशनल बिलीफ टू रिड्यूस डिस्ट्रेस। तो ये जो उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, आप बहुत सारे लोग
इसको यूज कर सकते हैं डेली। तो इन 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 टीचिंग्स को, स्टोइक्स की टीचिंग को उन्होंने यूज किया। और LVT systematically applies diverse philosophical theories of to different fallacies. अब देखिए, कुछ कार्डिनल फैलेसीज की बात करते हैं। कुछ फैलेसीज हैं कि जो हमारे थिंकिंग में जो एरर होती है, पोस्ट हॉक रीजनिंग होता है, बहुत सारे जो आपने लॉजिक पढ़ा हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लॉजिक। So they are disturbed, they are linked to the emotional distresses. So हमारे जो आप फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज को रिकॉल करें तो एक जो बात कहते हैं कार्डियल फैलेसीज की वो बात करते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट द 5 स्टेप्स प्रोसेस। ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस है जिसका उद्देश्य जो है मूव फ्रॉम इरेशनल प्रेमिसेस टू रैशनल और वर्चुअस लिविंग। ये जो स्टेप्स जो है दे टेल यू दी कैसे हम इरेशनल प्रेमिसेस से रैशनल और वर्चुअस लिविंग तक जा सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस, वो 5 स्टेप का प्रोसेस। तो ये जो एक बात की गई कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग एटीट्यूड की बात है। तो दूसरा बात क्या है कि एक जो कोर आइडिया की जो बात आपसे कह रहा था कि LVT is a philosophical and logical counseling method। जब मैं फैलेसीज की बात कर रहा हूं तो आपने लॉजिक पढ़ा, आप जानते हैं कि वो लॉजिक में आता है। और दिस मेथड द LVT, so which is you can say the combination of the philosophical and logical counseling method that extends rational emotive behavior therapy. It is more grounded in logic and reasoning than any other cognitive behavior therapy. इसमें मैंने कहा कि इसमें उस पर उन्होंने आधार बनाया था। जितनी भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की है, CBT वगैरह, वो उसमें मैं उनकी बात नहीं करूंगा, पर ये एक अंतर है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक REBT का एक मॉडल है और उसको फिर वो इन्होंने कैसे उसको मॉडिफाई किया। जैसे कि ABC बोलते हैं उसको। A का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, कि कोई घटना जो हमको एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, वो तो है A। उसका नाम दे दिया उन्होंने, A मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट, B मीन्स बिलीफ। इसको बोलते हैं ABC मॉडल। ABC मॉडल, A मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट, B मीन्स बिलीफ सिस्टम और C मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो कॉन्सिक्वेंस से परिणाम जो है दे मे बी इमोशनल और दे मे बी बिहेवियरल, राइट। सो REBT क्या कर रहा है कि व्यूज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कॉज एंड इफेक्ट। वो इनको कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देख रहा है। देखिए, फिलोसफिकल काउंसलिंग में तो कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देखते हैं, नहीं देखते इस तरह से कि बिलीफ्स एंड इवेंट्स, बिलीफ्स एंड इवेंट जो है यानी A एंड B, they cause C. So they are the function, the C is the function of A and B, cause and effect. So beliefs and events cause emotional outcomes. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम मोहन स्वामी जो भी रखें, वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है और उसको कॉलेज से निकाल दिया, या किसी जॉब कर रहा है, कोई किसी भी जॉब में निकाल दिया, so he gets fired. So ये जो बात हुआ, ये इसको कहाँ रखेंगे? A में। A मैंने कहा कि इसका मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट। तो A हुआ मोहन गेट्स फायर्ड, उसको जॉब से निकाल दिया। देन ही बिलीव्स ही इज ए फेल्योर, कि वो बड़ा असफल है जिंदगी में, बड़ा असफल व्यक्ति है। आपने देखा कुछ लोग बहुत गिल्ट अपने पर आरोप करते हैं और उसी में फंसे रहते हैं, वे उसके वजह प्रॉब्लम नहीं देखते हो।
अब ये जो he believes that he is a failure, so it comes अंदर B, जिसको मैंने कहा कि B को कहा बिलीफ सिस्टम. उसका एक बिलीफ सिस्टम ये हो गया कि वो फेल्योर है. एंड आउटकम क्या उसका? ही इज डिप्रेस्ड. डिप्रेशन, ही बिकम्स डिप्रेस्ड. So depression is a C. So now REBT explains this as a causal chain. A and B cause C. इस तरह से देखा. तो ये जो एक बात है, इसी को हम LBT के रूप में बात करना चाहता हूं. तो कैसे करेंगे वो? So LBT transforms ABC model into logical argument. And here they use not in a cause and effect argument, deductive reasoning rather than causality. So it employs a practical syllogism where reasoning moves from premise to conclusion. ये आप सब जानते हैं. Now, how they will explain? The major premise is rule. If I could not keep my job, then I am failure. This is the first premise, major premise. Minor premise is I could not keep my job, and conclusion I am a failure. उस एनालिसिस को वो एक इस तरह से लॉजिकल ढंग से रखते हैं. So now this structure allows counselor to analyze the rationality of a client's reasoning rather than just explaining its psychological cause. एक रीजनिंग के रूप में होता है. तो ये मैंने कहा कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, तो व्हाट इज द की डिस्टिंक्शन बिटवीन REBT एंड LBT? मैंने कहा कि REBT एक्सप्लेन्स व्हाई इमोशंस अकर. सब चीज. नाउ व्हेन समबडी आई नो व्हाई इमोशंस अकर, कैसे क्यों इमोशन होते हैं, then I am asking for a causal explanation. And LBT examines how reasoning justifies emotions. It means that logical justification की बात हो रही है. So this is the difference between कि LBT focuses on belief justification, कि जो उसने जो belief develop किया है उसका justification क्या है, and in that apply logical standards to help clients make a sound decisions and replace faulty reasoning, जो उसका गलत चिंतन उसके इसको स्थानापन्न करते हैं रैशनल थॉट से. वहां तक मैंने कहा कि केवल नहीं करना बल्कि रैशनल थॉट से स्थानापन्न करना. तो LBT focuses on belief justification, applying logical standards to help clients make sound decisions and replace faulty reasoning with rational thought. अब आप देखें कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है इसके, अकॉर्डिंग टू LBT, people become anxious or depressed by deducing self-defeating conclusions. अब किसी प्रेमिस से आप एक सेल्फ डिफीटिंग कंक्लूजन ड्रॉ कर लें, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है. और वो फ्रॉम इरेशनल प्रेमिस, वो प्रेमिस इरेशनल है और उससे आप एक फॉल्टी, तो तब प्रॉब्लम जो है, तब लोग चिंता का कारण होता है, डिप्रेशन का कारण होता है. और थेरेपी का उद्देश्य ये है टू करेक्ट फॉल्टी लॉजिक. जो क्लाइंट ने फॉल्टी लॉजिक डेवलप कर लिया है उसको करेक्ट करना और प्रमोट साउंड रीजनिंग, एक मजबूत तर्कना का विश्वास करना. नाउ दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच लीड्स टू हेल्दियर इमोशनल बिहेवियरल चॉइसेस.
एक बात है, ये एक बात है कि इस प्रकार से ये एक बात, एक अजम्पशन से मैंने कहा। देखिए इमोशन जो है, अभी मैं एक बात कही थी, और ये माना जाता, मैंने एक बात पहले भी कहा था पिछली बार कि भाई इमोशंस कोई साइकोलॉजी का की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब दोनों साथ जाते हैं। और हमारे जब हम मीनिंग वगैरह बात करते हैं वहाँ भी वैल्यूज में इमोशन एक तरह का होता है। REBT defines emotion as a mix of biased forceful thinking। आप जब किसी के प्रति बायस्ड होते हैं ना और फोर्सफुल थिंकिंग होती है तो इमोशन आते होते हैं। एंड बॉडीली रेस्पॉन्सेज, प्लेजर, नौसिया हो जाएगा और सब चीज, यानी एक इमोशन के वैसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी उत्तेजित माइंड की अवस्था जिसमें बॉडीली बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं और उसके अंदर एक एक्शन टेंडेंसीज भी होती है, या तो आप अप्रोच करेंगे या अवॉइड करेंगे। ये इमोशन में साइकोलॉजिकली दिख सकता है। आप कहेंगे कि तो साइकोलॉजिकल गिवन है तो आप इसको क्या डिनाई करेंगे, ये तो है, होता है। LBT does not deny, it accepts it, but it sharpens the logic, cognitive component using logic। कि उसमें एक कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होता है, ये इसकी बात कहना चाहता, और उसके लिए वो एक लॉजिक का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमोशन के, जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे, जो आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि कोई ड्रग दे करके और ब्रेन पार्ट की कुछ चीज़ स्टिमुलेट करके इमोशन क्रिएट किया गया, और वो तरह की बॉडीली चेंजेस, पसीना वसीना, आवाज में चेंज, सब कुछ। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ वो था, बट दे वर मिसिंग द फीलिंग टोन। वो जो इमोशन की फीलिंग टोन होती है, दे वर मिसिंग दैट। वो इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि देयर इज सम कॉग्निटिव कंपोनेंट यूजिंग लॉजिक इन दैट इमोशन। देखिए एक तो क्या होता है, हम जब किसी चीज को, किसी को गुस्सा होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी बात के ऊपर, तो उसमें हम एक रेटिंग करते हैं, उसका इवेल्युएटिव जजमेंट होता है उसका, ये आदमी बहुत गड़बड़ है, फिर आप गुस्सा करेंगे, कुछ मतलब आपका एक रेटिंग होता है। तो दैट इज, वो यानी कहना चाहिए कि उसमें दैट इज प्रेस्क्रिप्टिव, और एक वैल्यू लेडन एक अप्रेजल होता है वो। जैसे मान लो मैं कहूं कि आई एम ए वर्थलेस फेलियर, अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज इवैल्यूएटिव जजमेंट, it is something prescriptive and value laden appraisal है। और इस तरह के उसमें हमें आमतौर पर ought not होता है इम्प्लाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो क्या है कि एक डायमेंशन इमोशन का, एक डायमेंशन रेटिंग, इवैल्यूएटिव जजमेंट, और एक दूसरा होता है इंटेंशनल। ये क्या होता है, देखिए एक ये चीज रखी है और मैं जब इसको परसीव कर रहा हूं वो मेरा इंटेंशनल है जिस रूप में। देखिए इंटेंशनल ऑब्जेक्ट फोकस द इमोशन व्हाट इट इज अबाउट, ये किसके बारे में, कैन बी रियल और इमेजिन्ड, रियल भी हो सकता है, इमेजिन्ड भी। जैसे फियर ऑफ घोस्ट, भूतों का डर। अब और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। सो इंटेंशनल ऑब्जेक्ट कई बार इमोशंस होते हैं, और एक डायमेंशन होता है, दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड एज ए प्रपोजिशंस।
अब आप देखो कि भूत मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये जो फियर दैट घोस्ट में हार्म मी, तो हमेशा ये एक प्रपोजिशन में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि टुगेदर बोथ रेटिंग एंड इंटेंशनल ऑब्जेक्ट डिफाइन द कॉग्निटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इमोशन। जो जिसकी बात आरईबीटी नहीं कर रही है और साइकोलॉजिकल टूल्स नहीं कर रहे, जो बात एलबीटी कर रहा है, कि दोनों चीजें रेटिंग एंड इंटेंशनल ऑब्जेक्ट they define the cognitive identity of emotion. So every emotion has a cognitive identity. It's not purely emotional stress. So emotions differ by their, हर हम जब इमोशंस में अंतर क्यों है, कम गुस्सा ज्यादा गुस्सा ऐसे करते हैं, सो दे डिफर। एक मिनट में जरा ये लगा लेता हूँ, लाइट चली गया एकदम, जस्ट तो मैं जो कह रहा था, क्योंकि इमोशंस जो है, जब मैं कह रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ द इमोशंस। एक इमोशंस डिफर बाय देयर ऑब्जेक्ट्स एंड रेटिंग्स। अभी मैं रेटिंग्स की बात की थी, ऑब्जेक्ट्स और इंटेंशनल ऑब्जेक्ट की बात की थी। एंड जैसे फॉर एग्जांपल जेलेसी। अब जेलेसी जो क्या है, ये इमोशन, ए नेगेटिव रैंकिंग और नेगेटिव रेटिंग ऑफ अनदर पोजेशन, समथिंग जो आपके पास नहीं है। तो आप एक जेलेसी की बात करें, सो कुछ मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जो हमारे उसको डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, इमोशंस आर नॉट जस्ट थॉट्स, दे ऑल्सो इन्वॉल्व बिहेवियरल टेंडेंसीज। जैसे मैंने पहले कहा था, उसमें अटैक भी हो सकता है, इग्नोर भी हो सकता है, विड्रॉल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं इमोशन में, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, आपको एंडोक्राइन एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, ये सब इमोशंस में होते हैं। एंड बॉडीली सेंसेशन होगा, जैसे चेस्ट में कुछ पाउंडिंग चेस्ट हो गया, लम्ब थ्रोट में भी आपका सूखापन आएगा, ये सब इमोशन के साथ जाते हैं। ये दे ऑल इंटरेक्ट in a causal feedback loop by negative cognition। अभी बॉडीली अराउजल होता है उससे, इंटेंसिफाइड कॉग्निशन बिहेवियर। तो इसका मतलब है कि एक प्रकार से एक टोटल जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उसकी एक पिक्चर मैंने दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एलबीटी ने हाईलाइटेड और हाईलाइट्स how destructive emotions often hinge on faulty ratings of objects. Sometimes happens that the object does not exist, non-existent object भी हो सकता है, जैसे अभी वो सी बात है। So by analyzing these ratings, these things, intentional objects, counselor can help clients restructure their reasoning, एनालाइज करके, और उनके चिंतन को पुनर्संरचना कर सकता है, और ब्रेक दिस साइकिल ऑफ सेल्फ डिफीटिंग इमोशनल लूप्स। और ऐसे जो इमोशंस हैं जो सेल्फ डिफीटिंग हैं, जो स्वयं को ही नुकसानदायक हैं, उनको खत्म कर सकता है।
जैसे बहुत सारे जो हैं जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटेंशनल ऑब्जेक्ट की बता रहा हूँ आपको, एंगर इन एक्शन। अब वो होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रेटिंग्स ऑफ एक्शन किसी के, या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रेटिंग ऑफ पर्सन हु परफॉर्म्ड इट। किसी काम के प्रति हो सकता है, और जो आदमी जिसने वो काम किया उसके उससे वो एंगर इमोशन हो जाए। जैसे गिल्ट है। अब आप देखें कि गिल्ट इज ए मोरल प्रिंसिपल वन परसीव वन सेल्फ टू हैव वायलेटेड। वो ये समझता है कि मैंने कोई ऐसा अनैतिक काम कर दिया है अपने बारे में, तो वो ही उसको गिल्ट फीलिंग, तो एक इंटेंशनली ऑब्जेक्ट हो गया। और मतलब या वहां क्या होता है व्यवहार में कि आप उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जब आप अपने आप को ही स्ट्रांगली कंडेम करने लग जाएं और अपने आप को अपने प्रति वायलेशन दिखाएं, वायलेंट हो जाएं, तो ये गिल्ट में होता है ऐसा। तो कुछ जो इमोशंस हैं, इसी तरह से डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, शेम है, ग्रीफ है, ये सब जेलसी है, पिटी है। सो इमोशनल रीजनिंग की बात एलबीटी में होती है। सो व्हाट ये कह रहे हैं, इमोशन अकॉर्डिंग टू एलबीटी, इमोशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस रेटिंग। अब इसको एक फॉर्मूला में अगर रखें हम, तो इमोशन माने ई इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस रेटिंग। तो ये इमोशन है, राइट। व्हाट इज इमोशन अकॉर्डिंग टू एलबीटी? सो ई इज इक्वल टू ओ प्लस आर। O means object and R plus rating. So every emotion, what I am saying, according to LBT, every emotion can be broken down into two intentional object. What intentional means what? What the emotion is about. किसके बारे में emotion है? Rating means evaluative judgment. आप एक evaluative judgment attach करते हैं, वो rating है. When you attach a evaluative judgment on something, any action or person or anything, then that is known as a rating. So the formula for emotion is that E is equal to O plus R. O means intentional object and R means rating. Rating means the evaluative judgment you attach to it. So emotional reasoning as a reduction. जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल ए है, इफ ओ देन आर। ऑब्जेक्ट है, आर मीन्स रेटिंग, रिपोर्ट ओ, कंक्लूजन आर। ये सिलोजिस्टिक बात है, राइट। अब मैं इसको उदाहरण देता हूं। मोहन इज इन डिप्रेशन, somebody came to you as a villain. So rule says, अभी मैंने कहा कि जॉब को लेके बात कही थी, उसको देखो। इफ आई कैन नॉट कीप ए जॉब, इसको क्या कहेंगे? ओ, ऑब्जेक्ट। इफ आई कैन नॉट कीप ए जॉब इज एन ओ, देन आई एम ए फेलियर इज आर, राइट। इफ आई कैन नॉट कीप ए जॉब, then I am a failure. So O and R. Therefore, I can't keep a job. The conclusion, I am a failure. ये एक कहना चाहिए कि एक सिलोजिस्टिक रीजनिंग की बात हो रही है इसमें। So this logical form allows counselors to test the soundness of emotional reasoning. तो उनकी इमोशनल रीजनिंग कितना मजबूत है उसको देखें। तो कुछ मतलब क्या है कि कुछ आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिखें। इफ आप कोई ऐसे जोड़िएगा कोई पर्सनल डिफेक्ट को लेकर के, देन आई एम सेल्फ इवेल्युएशन। ये स्टेटमेंट हुआ ना कि अगर आप अपनी कोई कमियां देखें और फिर अपने बारे में कहें कि मैं ये हूं, ऐसा।
and then you see the personal defect, and therefore I am a self devaluation. जैसे मैंने अभी बात की थी, if I कैन नॉट कीप ए जॉब, I am a failure. So I cannot keep a job, so therefore I am a failure. तो ये जो एक सिलोजिक रूप से चल रहा है, so counselor can construct ERT for a common faulty reasoning patterns. इसको मैंने ERT इसलिए कहा कि रीजनिंग, इमोशनल रीजनिंग टेम्पलेट्स. आप जब काउंसलर मिलते हैं तो आपको एक इमोशनल रीजनिंग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा. उसमें जनरल आपको एक उदाहरण दिया कि उसकी बात को रखेंगे कि इफ आई कैन नॉट कीप ए जॉब, आई एम ए फेल्यूर. ये फर्स्ट एंड सेकंड, आई कैन नॉट कीप ए जॉब, एंड थर्ड, देयरफॉर आई एम ए फेल्यूर. सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूजेज? काउंसलर्स कैन कंस्ट्रक्ट ERTs फॉर कॉमन फॉल्टी रीजनिंग पैटर्न्स. जैसे सेल्फ डिमिनिशन हो सकता है, और considering oneself totally bad. And by identifying O plus R, they help counselors see the logic behind the emotions. Emotions के पीछे क्या logic है? And challenge irrational conclusions. वो आप इस तरह से कर सकते हैं. तो इसी तरह से कुछ ये आप इसी तरह से आप इमोशनल रीजनिंग टेम्पलेट बना सकते हैं. बनाना एक तरीका होता है. So that you can find out clients identify faulty reasoning patterns, and then you can help him to see that pattern. So LBT links behavioral tendencies to emotional reasoning. और वो क्या, that rating are often prescribed behavior. जैसे जब मैं रेट करता हूँ उसको, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए फेल्यूर, so I should end my life. Now you know this. अब बिहेवियर प्रेस्क्रिप्शन हो रहा है. अभी तो आई एम ए फेल्यूर. आपको ध्यान हो, एक मैंने एक जब डाला भी था, जब हनुमान जी सीता जी को नहीं देख पाए तो उन्होंने कहा कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए. और आत्महत्या करने वाला ये भी सोचता कैसे करनी चाहिए, आसानी से हो जाए. तो कुछ सोचते हैं कि ट्रेन के सामने हो, कुछ तो नीचे गिर के, कुछ जहर पी के, फांसी लगा. सो व्हाट आई एम सेइंग दैट आप जो काउंसलिंग में जब बात करेंगे तब ये चीजें होती हैं. I am a failure, and then you know how it prescribes the behavior, so I should end my life. अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि if I am a failure, I should end my life. Now you will have to give a justification. What justification is giving? Counseling. I am a failure, and the behavioral prescription कहाँ से आ रहा है? So I should end my life. ये एक लॉजिकल पैटर्न. सो एरिस्टोटल ने कहा कि इस प्रकार के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्शन को, दे लीड ए डायरेक्ट एक्शन, नॉट जस्ट ए स्टेटमेंट. सो LBT distinguishes, say, deliberate actions, the intentional saying bad, right, drinking, suicide attempts, and logical corollaries of it, और नॉन डेलिबरेट बिहेवियर, जिसमें कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो डेलिबरेट ऑफ क्राइंग, इमोशन में चिल्लाना, आवाज या ट्रेम्बलिंग, कांपना, और ये जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दे आर नॉट कॉजल सीक्वेंस, कॉजल सीक्वेंसेज, नॉट लॉजिकल एक्शंस की बात करें. उनके ये कॉजिकल इनका है सीक्वेंसेज, जैसे ये सब होना, नॉन डेलिबरेट एक्शन जो है वो सब कॉजल सीक्वेंस है. वहाँ लॉजिकल एक्शन की बात नहीं. डेलिबरेट एक्शंस में हम लॉजिकल कॉलरीज देखते हैं. तो ये बात. सो ये एक जो इस तरह से आप इसको वो बात करते हैं. तो एक तो बात है कि कई बार क्या होता है कि पीपल
hardly state their reasoning in full syllogistic form. लोग कहते नहीं है। जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो पहली बात करेगा, फिर कंक्लूजन बात करेगा। कुछ चीजें तो वो सप्रेस कर सकते हैं, नॉट स्पोकन, ऐसा होता है। अब आपका काम है एज ए काउंसलर, एलबीटी डिस्टिंग्विशेस सप्रेशन फ्रॉम, फ्राइड का आइडिया है, वहां से उन्होंने लिया रिप्रेशन, सप्रेशन। हम बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेस करते जो पेनफुल होती हैं या जिनको हम नहीं चाहते हैं, या डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं, और वो हमारे, बल्कि वो कहते हैं कि वो हमारा अनकॉन्शियस बनाते हैं फ्राइड के अनुसार। लेकिन एलबीटी कहता है दे आर हिडन अनस्टेटेड प्रेमिसेस, कुछ हमारे जिनको भी बोला नहीं गया है, वो इस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। उनको मतलब ये है कि कुछ मतलब जो अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये हमको एक लॉजिकल की देखना, उनकी बात जो कह रहे हैं उनमें हमें ये सब चीज़ें देखनी है, लॉजिकलिटी की बात देखनी है। जब अगर आपको ये मालूम हो जाए कि ये कुछ प्रेमिस को अनकवर्ड प्रेमिसेस हैं जिनको उसमें रिप्रेस छोड़ दिया, बताया नहीं है, मतलब काउंसलिंग जो है रेफ्यूट इरेशनल आइडिया, और वो कैसे करता है, दे आर वो हमेशा उसको बाय शोइंग दे आर अनजस्टिफाइड। रेप्यूटेशन होता है, फॉल्स एंड एब्सर्ड स्टेटमेंट होते हैं जिनको आप रोक लेंगे, इनकंसिस्टेंसी और डबल स्टैंडर्ड वाले होंगे उनको आप रोक सकते हैं, और इस तरह के जो है, और कुछ एम्पिरिकल एविडेंसेज है जिनको आप सप्रेस कर देते हैं, काउंटर एग्जाम्पल्स को कर देते हैं जो बीच में जब आप काउंसलर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात की, मोहन इंसिस्ट लूजिंग हिज जॉब मेक हिम ए टोटल फेलियर, एंड काउंसलर आस्क्ड इफ ही सक्सीड एट एनी टाइम एनीथिंग, क्या आप किसी चीज में कभी सक्सेस रहे हो? Mohan admits he is good at tennis. Now this counter-example undermines the global self-condemnation and providing he cannot be a total failure. जब काउंसली आया और उसने कहा मैं एक उदाहरण लेके टोटल फेल्योर का कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, तब आप बात पूछते हैं कि आप कोई ऐसा चीज बता सकते हैं जिसमें आप ठीक हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। Then you can make him understand that you are not total failure. So the practical इसका implications क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कुछ चीज़ों को जो काउंसलिंग नहीं बताता है, राइट, तो वो मैंने कहा ना सप्रेस्ड प्रेमिसेस, क्योंकि दे कैरी इरेशनलिटी, वो आपको समझनी है। So by exposing logically dismantling them is essential. So LBT empowers you counsellor to replace self-defeating reasoning with sound rational thought. उसके स्थान पर LBT हम जब अप्लाई करते हैं काम के सामने, तो वो सेल्फ डिफीटिंग रीजनिंग के स्थान पर एक साउंड रैशनल विचार उसके अंदर होते हैं। जैसे इसके लिए कुछ मतलब उन्होंने कुछ फेलेसीज बताई हैं कि हम कुछ फेलेसीज करते हैं जो हमारे फेलेसीज को जनरली हाउ टू डिफाइन फेलेसी इन एलबीटी। एक तो लॉजिकल जो फेलेसीज है वो ऑपरेशनली ए मिस्टेक इन रीजनिंग दैट फ्रस्ट्रेट्स पर्सनल इंटरपर्सनल हैप्पीनेस। सो फेलेसी जो है वो एक प्रकार के हमारी चिंतन प्रक्रिया की जो गलती है जो मुझे विफलता देती है और मेरी व्यक्तिगत हैप्पीनेस को खत्म करती है।
मतलब कहना चाहिए कि ये दिस इज द मीनिंग ऑफ फैलेसी इन एलबीटी. सो fallacies in fact premises by practical reasoning leading to destructive conclusion. वो मैं फैलिसीज को उन्होंने बिहेवियर किया. कुछ बिहेवियरल फैलिसीज होती हैं, कुछ इमोशनल फैलिसीज होती हैं, 8 प्रकार की और 3 प्रकार की ऐसी. तो कहने का मतलब क्या मेरा कि ये जो फैलिसीज हैं इनको पहचानना और इनको देखिए ये सब और इनके बाद में एक काउंसलिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना, बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर. आपने पहचान लिया और उसका विल पावर की बात है. मैंने कहा कि कुछ हम अपने को ठीक कर सकते हैं, ये एलबीटी मानता है कि हमारे विल पावर. सो विल पावर जो है एक रजिस्टिंग डूइंग समथिंग यू स्ट्रांगली वांट टू डू. आप कोई चीज करना चाहते हैं और उसको रोकना विल पावर से. कुछ चीजें जिनको आप स्ट्रांगली अवॉइड करना चाहते हैं उसको परसिस्ट करना का. क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी समस्याएं हमारी इस बात से जन्म लेती हैं कि आई कैन नॉट कंट्रोल इमोशन और माई बिहेवियर. तो इसलिए एलबीटी आर्ग्यू करता है उसके अनुसार कि दिस इज एंटी एम्पिरिकल पीपुल. कई बार तो इसमें कहते हैं कि विल पावर जो है वो आपको इसमें रोकती है. तो आप कहेंगे विल पावर कहाँ से आएगी? तो वो कहते हैं विल पावर इज कल्टीवेट थ्रू प्रैक्टिस. आप इसलिए क्या करें कि अपने काउंसलर को कुछ होमवर्क करने को दें, कुछ असाइनमेंट, जो उससे कि उसके विल पावर, मैं आपको कैसे डिस्कस करूंगा, बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में. देन आई डिस्कस वन वो. देन एक होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब कोई एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिलोजिज्म हो. इरेशनल, वन इज इरेशनल, अनदर इज रैशनल. जैसे मैं उदाहरण देता हूं, इरेशनल, इफ आई कैन नॉट कीप ए जॉब आई एम ए फेलियर. ये बिल्कुल इरेशनलिटी की बात है. रैशनल, इफ आई गॉट फायर्ड एंड मुझे निकाल दिया गया तो आई शुड लर्न एंड इम्प्रूव. अब ये तो मुझे इसको सीखना चाहिए और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. ये जो टेंशन है इरेशनल और रैशनली का, कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कॉन्फ्लिक्टिंग है, दैट टेंशन मेक्स बिगिनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव चेंज. वो चेंज है जहां अब काउंसलिंग में आप एक कंस्ट्रक्टिव चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, एज ए रैशनल थिंकिंग एंड चैलेंजिंग इरेशनल कंक्लूजन्स. सो कॉग्निटिव डिसोनेंस को पकड़िए कि उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहाँ हो रहा है. वही वो जगह है जहां से आप एक कंस्ट्रक्टिव चेंज काउंसलिंग में ला सकते हैं. सो इसका मतलब है कि ओवरकमिंग डिसोनेंस रिक्वायर्स विल पावर टू अलाइन बिहेवियर एंड इमोशंस विद रैशनल रीजनिंग. मतलब अगर आप यू वांट टू ओवरकम डिसोनेंस, cognitive dissonance, then you need willpower. And what is willpower doing here? You are aligning behavior and emotions with rational reasoning. आप अपने व्यवहार और को एक तर्कनापूर्ण व्यवहार के साथ में जोड़ रहे हैं. So this is about कल फिर मैं इस पर आगे बात करूँगा, ठीक है. और हमने ये इसको आपको मिल जाएगा पावर पॉइंट, हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वहाँ है, वो आपको मिल जाएगा हमारे YouTube पर, और वो उसको डाल देंगे, आप देख लीजिएगा. फिर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, फिर आपको एग्जाम्पल्स दूंगा और फिर मैं आपको कुछ करने के लिए दूंगा कि आप
ये करें अपने, हम यहाँ बैठ के करेंगे आप में से पूछते हैं, ठीक है, आप यूज करें इसको, ठीक है, थैंक यू। सर जस्ट ए क्विक क्वेश्चन सर, सॉरी टाइम, अगर टाइम है 1 मिनट बस, आई एम ऑडिबल सर? हाँ, मैं थोड़ा सुनने में मुझे परेशानी होती है। ओके हाँ, सर, मेरा ठीक है, एक बोलिए। बेसिक सा क्वेश्चन, हाँ, जस्ट a basic question, and just at LBT you explained very nicely sir, critical thinking is something which is across board, matlab whether you before that you were, I think I was not present last Sunday, you talked about there are two basic approaches of philosophical counseling, that is contemplative methods and the dialogue based methods. So critical thinking, one is it is across the board, it is a common thread it's across common, the board, हाँ, that is one thing. ये तो मैंने कहा आपको पहले। आपने कहा राइट सर, एलबीटी में भी क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व है और डायलॉग भी इन्वॉल्व है, हाँ, राइट सर? सर मेरा क्वेश्चन जस्ट ये है कि मतलब बेसिकली एलबीटी आल्सो इजंट, मतलब हाउ इज इट, हाउ मे बी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग इज द फोकस ऑफ एलबीटी, बट देखिए एलबीटी में तो आप एक प्रोसेस गिवन है, राइट उसको आपको फॉलो स्टेप्स हैं, राइट जब केस होगा ना तो उसमें ये स्टेप्स आपको करने, राइट। और जब हम बात करेंगे डायलॉग प्रोसेस की, वो अलग तरह की बात है। ओके एलबीटी में तो गिवन प्रोसेस है, 5 स्टेप मैं दूंगा ना, ये स्टेप आप करिए। राइट ये तो मैं कुछ आइडियाज बताए थे कि ये कुछ आइडियाज हैं वहाँ, बट आई गिव ए प्रैक्टिकल एग्जांपल, देन आई डिस्कस ए केस, राइट। फिर मैं आपको एक केस दूंगा तो आप डेवलप करिए उसी राइट, उसी लाइन पर, ठीक है ना। राइट राइट, तो वो तो प्रैक्टिस की बात है कि आप उस बेसिस पर उसको प्रैक्टिस करें, गॉट अभी इट, वो मैंने किया नहीं है, ठीक है। राइट राइट, थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you.